और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर ये कि ईरान पर हमलों को लेकर के रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया है। ये सेंटकॉम की तरफ से जानकारी दी गई है। अब ईरान पर हमलों को लेकर के क्या कह रहा है सेंटकॉम, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। सेंटकॉम ये कह रहा है कि रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया है और ये गोरोक कोस्टल बेल्ट और केश्म द्वीप पर अटैक किया गया है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। ईरान की समुद्री निगरानी व्यवस्था पर अटैक किया गया है, ये सेंटकॉम का कहना है। तो ये अभी भी जब युद्ध विराम चल रहा है, ऐसे में कुछ वक्त से हमले भी लगातार हो रहे हैं। 5 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। कभी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, कभी ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, ये कह करके कि वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ये कह दिया है कि रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर अटैक हुआ है और ये गोरोक कोस्टल बेल्ट और केश्म द्वीप पर अटैक हुआ है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि ईरान की समुद्री निगरानी व्यवस्था पर यह अटैक है। ये कोई पहला अटैक नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कई सारे अटैक ये कह करके किए थे कि हॉर्मुज के अंदर दरअसल कार्य किया जा रहा था ईरान की तरफ से, इसलिए हमने ये अटैक किया है। वही खबर यह है कि ईरान की IRGC तेहरान में जनरल वाहिद हाकान की मौत हो गई है। IRGC से जुड़े हुए थे जनरल वाहिद हाकान, जिनकी मौत हो गई है। सैटेलाइट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जनरल हाकान की मौत पर अभी तक हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल बड़े खड़े हो गए हैं। सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल ने युद्ध विराम के बीच में ये टारगेट किलिंग करवाई है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी की तरफ से नहीं ली गई है, लेकिन तेहरान में IRGC जनरल वाहिद हकान का जाना तेहरान के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है और बड़ा सबब भी है। जब पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा है, युद्ध में झुलसा हुआ नजर आता है, ऐसे में एक जनरल बिना युद्ध लड़े ही ढेर हो गए। तो क्या किसी ने टारगेट किलिंग की है? क्या अमेरिका और इजराइल, जो कल तक ये कहता था कि उसके पास हर एक छोटी जानकारी है जो कि उससे CIA और मोसाद के एजेंट्स पहुंचाते हैं, तो क्या उन्होंने ये काम तमाम कर दिया है? ये जनरल वाहिद हकान हैं कौन, क्या कर रहे थे, वो मैं आपको बताऊं। ये सैटेलाइट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि अभी तक इनकी मौत पर कोई आधिकारिक बयान ना तो ईरान की तरफ से जारी किया गया और ना ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। दूसरी तरफ सेंटकॉम ने बताया है कि किस तरीके से उसने और हमले किए हैं। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है क्योंकि ईरान में जो सबसे ताकतवर है वो IRGC ही है। राजधानी तेहरान में IRGC कमांडर की मौत हो गई, जिससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं उनकी मौत कोई साजिश तो नहीं है। आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, वो मैं आपको जरा बता देती हूँ। दरअसल जो IRGC कमांडर थे जनरल वाहिद हकान, उनके मारे जाने की खबरें आई और सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी हकान की तरफ से संभाली जा रही थी। और ये बहुत लंबे वक्त बाद हुआ है कि युद्ध विराम के बीच में किसी की हत्या कर दी गई। सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट्स की जिम्मेदारी संभाल रहे थे हकान। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसने मारा। IRIB और IRGC से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का जिम्मा उनके पास था। बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस लिहाज से कि जब पूरा देश युद्ध लड़ रहा है, युद्ध में है, तो ऐसे में सैटेलाइट कैसे संभालना है। अब IRGC कमांडर की मौत तो हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में क्या मोसाद और CIA इन्वॉल्व था, इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट्स आखिरकार अहम क्यों है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसकी जिम्मेदारी हकान के पास थी। IRGC को एक बड़ा धक्का लगा है हकान के जाने से, और वाहिद हकान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इस पूरे युद्ध में हर चीज को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे। IRGC कमांडर थे, सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी थी। IRGC के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स अहम थे और अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना जरूर से तेहरान को करना होगा। तेहरान को कोई एक नया चेहरा लेकर के आना होगा, लेकिन इन सब के बीच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार किसने उन्हें मारा है या क्या हुआ है। अगर ये थोड़ा सा स्पष्ट होता तो शायद समझा जा सकता था कि हुआ क्या है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स IRGC के लिए अहम थे वो क्यों थे, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। IRGC के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन अहम है, सैटेलाइट सेवाएं और तकनीक हासिल करना भी अहम है और इस युद्ध काल में तो सबसे ज्यादा अहम है। IRGC के जो खुफिया और सेंसरशिप ढांचे के लिए इसे जरूरी माना गया। आधुनिक तकनीक के लिए चीन और रूस पर यह निर्भर है। अब आपको यह भी बताती हूं कि IRGC क्या है। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना है और सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह भी होती है। IRGC का गठन 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद ही हुआ। अब ये ईरान की सबसे ताकतवर
सशस्त्र सेना बन चुकी है। तो उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। दरअसल ये सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह होती है और उन्हें ही रिपोर्ट करती है, और अभी भी यही हो रहा है। मुस्तफा खामनेई अगर किसी से संपर्क कर रहे हैं तो IRGC से, इसके अलावा किसी से भी नहीं। आयतुल्लाह खोमैनी के आदेश पर 1979 यानी 1979 में इसकी स्थापना हुई। ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा इसका मेन उद्देश्य है, और IRGC की यूनिट कुद्स फोर्स सब कुछ देखती है। विदेशों में कामकाज, प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार और ट्रेनिंग कुद्स फोर्स की तरफ से ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब जनरल चले गए, IRGC थोड़ी सी कमजोर हुई, क्योंकि उन्हें अब एक नया चेहरा ढूंढ करके लाना होगा कि आखिरकार वाहिद की जगह वो किसे बैठा है। ये तेहरान के लिए एक बड़ा झटका है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की पूरी देखरेख जनरल वाहिदी के हाथ में थी। अब जब वो नहीं रहे तो उनकी जगह किससे बैठाया जाएगा, और उन्हें उनकी हत्या की गई या फिर उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ताकि कोई आधिकारिक बयान आए जिससे और ज्यादा स्पष्टीकरण मिले। इन सब के बीच में 5 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ फारस की खाड़ी में चल रहा है, लेकिन युद्ध विराम का उल्लंघन वहां पर भी हो रहा है। अब अमेरिका से संघर्ष में भले ही ईरान की स्थिति मजबूत दिख रही है। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के तुरंत बाद मुस्तफा खामनेई को गद्दी भी मिल गई, और जंग में ईरान के सस्ते और छोटे हथियारों ने अमेरिका के बड़े हथियारों को नाकाफी साबित कर दिया है। सीज फायर के दौरान भले ही ईरान ने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली हो, लेकिन एक खतरा अभी ईरान के अंदर सिर उठा रहा है, और वो है ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में टकराव। लेकिन ये दोनों के बीच में कैसे मुसीबत बन रहा है पूरे देश के लिए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। ईरान में हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखा, लेकिन दोनों मिलकर भी ईरान में तख्ता पलट का मकसद पूरा नहीं कर सके। ईरान के लोग सड़कों पर नहीं उतरे। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भी ईरान नहीं टूटा। भारी बर्बादी के बावजूद ईरान डटकर खड़ा रहा। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ईरान के मजबूत किले की दीवारें दरक रही हैं। ईरान की सत्ता के 2 अहम स्तंभ आपस में ही टकराते दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपना पद छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों का दावा है कि पेजेश्कियान ने मुज्तबा को भेजे गए एक पत्र में शिकायत की थी कि उनके प्रशासन को देश के बड़े फैसले लेने के मामले से दूर रखा गया, जबकि IRGC के अंदर कट्टरपंथी गुटों ने अहम मामलों पर कंट्रोल कर लिया है। हालांकि मुज्तबा के दफ्तर ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया। ईरानी मीडिया में दावा किया गया कि पेजेश्कियान ने मुज्तबा के दफ्तर को लिखा था कि ऐसे हालात में वो प्रभावी ढंग से शासन करने या अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति पद छोड़ने का अनुरोध किया। ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या वास्तव में ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और इस्लामिक शासन के बीच दरार चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पेजेश्कियान करते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक का प्रतिनिधित्व सुप्रीम लीडर करते हैं, जिनकी कमान में काम करने वाली IRGC फिलहाल देश के सभी अहम फैसलों में अपना दखल रखती है।
हालांकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खुद भी अटकलों पर विराम लगा दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कह दिया कि वो अपना पद नहीं छोड़ रहे और सामान्य रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हालांकि सरकार और IRGC के बीच टकराव की खबरें नहीं हैं। इससे पहले भी कई बार खींचतान की खबरें आती रही हैं। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जब खाड़ी के देशों पर हमले के लिए माफी मांगी थी, साथ ही उन्होंने भरोसा दिया था कि अगर ईरान पर हमला नहीं हुआ तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। खबरों के मुताबिक IRGC ने इस बयान पर ऐतराज जताया और खाड़ी देशों पर अब तक हमले जारी हैं। इसके बाद वार्ता को लेकर सरकार और IRGC के बीच तनाव की खबरें आई। दावा किया गया कि IRGC किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार का अमेरिका से डील को लेकर रुख काफी लचीला रहा। इससे पहले भी ईरान के दोनों प्रमुख स्तंभों में टकराव की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC धीरे धीरे राष्ट्रपति के कई अधिकार सीमित कर चुका है और सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सों पर उसका प्रभाव बढ़ गया है। सूत्रों का दावा है कि इस वजह से पेजेश्कियान प्रशासन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध में फंस गया है। कहा जा रहा है कि इस टकराव के कारण न केवल कूटनीतिक बातचीत प्रभावित हुई है, बल्कि कैबिनेट में बदलाव और कई प्रशासनिक फैसले अटक गए हैं। हालांकि फिलहाल राष्ट्रपति ने इस्तीफे की बात को नकार दिया है, लेकिन ये बात तो साबित होती है कि आग नहीं तो चिंगारी जरूर होगी, तभी धुआं उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।